बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सेशन है वो सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है कि सोर्सिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और किस मौके पे की जाती है, और बेसिकली ये सोर्सिंग है क्या। और साथ ही साथ जो है वो हम लॉजिस्टिक सर्विस को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने सबसे पहले हंटिंग सीखी। हंटिंग सीखने के बाद आप जो है वो कोई प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, कोई भी जो भी आपने अभी तक हंट की होगी या आप कभी फ्यूचर में करेंगे हंट या किसी क्लाइंट के लिए हंट करेंगे। तो हंटिंग के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो आपका सोर्सिंग होता है कि आपने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, आपने उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, सप्लायर ढूंढना है कि ये जो प्रोडक्ट मैंने ढूंढी है, ये जो प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया है, ये प्रोडक्ट जो फाइनल है मेरी, ये कहाँ से सस्ती मिल सकती है, किस जगह से मैं इसको सस्ता ले सकता हूँ। ये होता है सोर्सिंग, यानी उसका मैन्युफैक्चरर तैयार करना। अच्छा, लॉजिस्टिक सर्विस क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह उस प्रोडक्ट को पहुंचाना, वो लॉजिस्टिक सर्विस होती है। इस लॉजिस्टिक सर्विस की डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज होंगी, जो हम करेंगे, आप लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे, तो उन सब का मतलब एक ही होगा। लाइक लॉजिस्टिक सर्विस, शिपिंग सर्विस, फ्रेट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, करियर सर्विस, ये सारी क्या है, एक इन सब का मतलब है। ठीक है, इन सब का यही मतलब है कि लॉजिस्टिक सर्विस मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। हंटिंग की, हंटिंग के बाद उस प्रोडक्ट का आपने सप्लायर ढूंढा, मैन्युफैक्चरर ढूंढा, वो क्या है, सोर्सिंग। देन आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को सोर्स किया या जिससे भी तैयार करवाया या जहां से भी आपको प्रोडक्ट सस्ती मिली, वहां से आपने अपना फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन है, जो रेलिवेंट जगह है आपकी, वहां आपने पहुंचाना है। तो ये आपकी लॉजिस्टिक सर्विस होती है। अच्छा, आप सबको पता है कि दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ती चीज और हर चीज आपको कहां से मिल सकती है, चाइना से मिल सकती है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां से आपको सबसे सस्ती तरीन और हर तरह की चीज मिल सकती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि मुझे चाइना से नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप देखें जो एल्गोरिदम है, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एक सेटअप है, ऑनलाइन फॉर्मेट्स को हमने फॉर्मेट जितने भी हैं उनको फॉलो करना है। हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं। अब अमेजोन का आपको आइडिया है कि वो यूएसए या यूके की मार्केट्स में काम होता है। आप हंटिंग और सोर्सिंग, आप हंटिंग भी वहां करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह वहां ढूंढ रहे होते हैं, क्राइटेरिया सारा उधर देख रहे होते हैं। इट्स मीन आप यूके या यूएस में काम कर रहे हैं। अब सोर्सिंग आप करेंगे चाइना से करेंगे, तो ये ऑनलाइन सारा चीज हो रही है। जब ऑनलाइन होती है तो आपके पास फिर ऑनलाइन ही कुछ टूल्स होते हैं या आपके पास कुछ ऐसी, आपने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया होता है कि ये क्राइटेरिया, इसके अकॉर्डिंग मैंने चीज करनी है। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करूंगा तो विनिंग चीज कर सकते हैं, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप नुकसान भी उठा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन है तो अब आप कोई भी ऑनलाइन चीज परचेज करते हैं, आप दराज से करते होंगे, आप फेसबुक से करते होंगे, आप इंस्टाग्राम से करते होंगे, या आप किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा बंदा अथेंटिक हो, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कोई ब्लंडर तो नहीं है, कोई एक मिसाल है कोई फेक प्रोडक्ट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट दे के आपको सामान ना पहुंचे। तो सारी चीजें आप चेक करते हैं। सेम इसी तरह जब आप सोर्सिंग करते हैं, जब आप लॉजिस्टिक सर्विस के लिए अपनी चीजें कर रहे होते हैं, तो आपने एक क्राइटेरिया रखा होता है या आपने एक अपना बिल्कुल दायरा सेट किया होता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं चीजें करूंगा, इससे हट के नहीं करूंगा वरना मुझे नुकसान हो सकता है। तो सोर्सिंग मैंने आपको बता दिया कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर, उसका सप्लायर ढूंढना सोर्सिंग है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ट्रांसपोर्टेशन है या लॉजिस्टिक सर्विस है। अब जैसे मैंने आपको चाइना का बताया, तो चाइना में हम सोर्सिंग करते हैं और सोर्सिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक है alibaba.com और एक है 1688.com जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। 1688.com नॉट रिकमेंडेड, इस पे आपने कभी भी सोर्सिंग नहीं करनी।
यहाँ लिखा इसलिए है कि आपको एक फर्क बता सकें कि आपने यहाँ से क्यों नहीं सोर्सिंग करनी, आखिर कौन सी चीजें हैं जिनको देखते हुए आप इसे रिजेक्ट करेंगे। और अलीबाबा रिकमेंडेड है, 99.99% जो है वो अलीबाबा रिकमेंडेड है कि यहाँ से आप सोर्सिंग करेंगे। 1688.com पे ये मसला है कि आप जब सोर्सिंग के लिए जाते हैं तो वहां चाइनीज सप्लायर होते हैं, तो चाइनीज लैंग्वेज में उसका सारा इंटरफेस चाइनीज लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली आपको चाइनीज नहीं आती, तो आपके लिए कम्युनिकेशन इशू है। सेकंड ये कि वहां आपके साथ स्कैम हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, क्योंकि आपकी पेमेंट की प्रोटेक्शन नहीं है, गारंटी नहीं है। अलीबाबा रिकमेंड भी इसके लिए किया जाता है कि अलीबाबा पे आपकी पेमेंट सेफ है, ऑथेंटिक है। अलीबाबा पे जो लोग काम कर रहे हैं वहां अलीबाबा उनकी गारंटी देता है, अलीबाबा गारंटर है। तो डेफिनेटली फिर हम अलीबाबा पे जाएंगे और अलीबाबा के थ्रू सोर्सिंग करेंगे। अच्छा, अब हमने सोर्सिंग करनी है तो वो थोड़ा कोशिश करूंगा मैं आपको लाइव ही चीजें उसकी कर दूं ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। अच्छा, लेकिन जब आपने अलीबाबा पे सोर्सिंग करनी है तो उससे पहले आपको 2 से 3 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि जो शिपिंग सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं, मसलन कि आपने जो सीखा कि लॉजिस्टिक सर्विस है वो कौन कौन सी, किस तरह से वर्किंग करती है। इसी तरह या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कह लें, तो शिपिंग मेथड कह लें। शिपिंग मेथड होते हैं 3 तरह से। एक होती है करियर सर्विस, जैसे टीसीएस है, डीएचएल है, फेडेक्स है, इस तरह की डिफरेंट है, तो ये है करियर सर्विस। और एक्सपेंसिव होती है, इन पे छोटी छोटी चीज तो आप भिजवाते रहते हैं, लेकिन आप बड़ी चीज कोई नहीं भिजवाते, क्योंकि वो बल्कि जो है उनके रेट ज्यादा होते हैं और एक्सपेंसिव आपको पड़ती है। सेकंड होती है एयर फ्रेट, यानी बाय एयर अगर आप कोई चीज मंगवाना चाहते हैं, आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आप बाय एयर मंगवा सकते हैं। ये 10 से 14 दिन में आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है। नंबर 3 सी फ्रेट, मोस्टली ये यूज होती है सी फ्रेट, ये सबसे सस्ती होती है और इसमें 30 to 35 डेज वर्किंग डेज लगते हैं आपकी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। इसमें टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि सबसे सस्ती होती है। तो ये एक शिपिंग मेथड है। अच्छा, अब जब आप सप्लायर किसी से कम्युनिकेट करेंगे अलीबाबा पे, तो कुछ टर्म्स यूज होंगी। मैं आपको ये सारी चीजें पहले इसलिए बता रहा हूँ जब आप अलीबाबा पे सोर्सिंग करें, ताकि तो आप इन टर्म्स को यूज रखें। सप्लायर आपसे इस टर्म में बात करेगा, ये टर्म्स यूज होती हैं तो बहुत सारे जो कंफ्लिक्ट है वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सी कम्युनिकेशन गैप्स खत्म हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में इशू नहीं आता। इसलिए ये टर्म्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, सॉरी। अच्छा, 3 तरह की टर्म्स यूज होंगी सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म में। जब आप सोर्सिंग करेंगे 3 तरह से आपकी सप्लायर से कम्युनिकेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है EXW प्राइस, यानी कि आपको 3 तरह से प्राइसेस मिलेंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। EXW होती है एक, यानी कि आपको मैं समझाने लगा हूं कि सप्लायर आपको प्राइसेस किस तरह से देगा। वो 3 तरह से आपको प्राइसेस देगा। नंबर 1 EXW प्राइस, इसे कहते हैं फैक्ट्री प्राइस। मतलब आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी और उस फैक्ट्री में पड़ी है, तो वो उसकी EXW प्राइस है, फैक्ट्री प्राइस है, कि आपको खुद वहां से जाके लेनी पड़ेगी। मतलब आपका माल तैयार होने के जो चार्जेस हैं वो EXW प्राइस है। आपने सप्लायर को कहा कि एक गिलास मुझे तैयार कर दो, ये तो उसने गिलास तैयार किया और आपको बता दिया जी गिलास तैयार हो गया, और ये $3 का आपको गिलास तैयार करके दिया, तो ये EXW है $3। अच्छा, अब वो कहते हैं आपको कि भाई $4 की आपको FOB प्राइस मिलेगी। FOB प्राइस क्या होती है? फ्री ऑन बोर्ड। नाम से भी थोड़ा सा समझ आ रही है, फ्री ऑन बोर्ड, के लोकल पोर्ट तक वो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के आएगा और जो चार्जेस बताएगा वो आपके FOB प्राइस होगी। लाइक मैं किसी से जैसे गिलास तैयार करवाया, तो वो कहता है जी $4 की आपको FOB मिलेगी।
इट्स मीन कि चाइना से अगर मैं तैयार करवा रहा हूं तो वो बीजिंग एयरपोर्ट, वो बीजिंग पोर्ट जो है वहां तक छोड़ के आने का जिम्मेदार है। आगे से आपने पिक करनी है। पाकिस्तान में अगर आपने फैसलाबाद, सियालकोट या कहीं से सोर्सिंग की है तो आप उसको कहते हैं जी मुझे एफओबी प्राइस दो, और वो आपको कहता है जी $5 $6 में आपको एफओबी प्राइस मिलेगी। तो इट्स मीन कि वो कराची की पोर्ट तक आपको छोड़ के आएगा, आपकी प्रोडक्ट को छोड़ के आएगा। ये होती है एफओबी प्राइस। नंबर 3 होती है डीडीपी प्राइस, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। नाम से आपको आइडिया हो ही रहा है कि आपके फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो आपने उसको कोई एड्रेस दिया है, अपने घर का दिया है, अमेजोन का दिया है, कोई वेयर हाउस का दिया है, वहां तक जितने भी चार्जेस हैं, कस्टम क्लियरेंस है, कोई और है, कोई टैक्स देना है, कोई ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग है, कोई ऑफलोड ऑनलोड है, जो भी चार्जेस है वो पे करने के बाद जो आपको वो प्राइस देगा और आपके वेयर हाउस में छोड़ के आएगा, वो होगी डीडीपी प्राइस। ये 3 तरह की प्राइसेस सप्लायर आपसे हमेशा डिस्कस करेगा। अगेन इसको रिपीट करता हूं, EXW प्राइस फैक्ट्री प्राइस, के आपका माल उधर तैयार हुआ है, कितने में मिलेगा, वो EXW प्राइस है। एफओबी प्राइस के अगर वो किसी लोकल पोर्ट तक, लोकल यानी कंट्री पोर्ट तक छोड़ के आता है तो वो एफओबी प्राइस है। आपके घर तक या अमेजोन के वेयर हाउस तक जो आपने एड्रेस दिया या कोई भी आपने वेयर हाउस का एड्रेस दिया वहां तक आपने पहुंचानी है, तो वहां तक के जो चार्जेस बताएगा वो आपकी डीडीपी है। ये टर्म यूज होगी ड्यूरिंग सोर्सिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि अलीबाबा पे हमने सोर्सिंग कैसे करनी। मैंने alibaba.com लिखा, अभी आपके सामने अलीबाबा का इंटरफेस आ रहा है। मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा कोई भी प्रोडक्ट का नाम, पिलोज लिखा और सर्च कर लिया। अच्छा, इस पे लॉगिन होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप यहां से जब लॉगिन आ रहा होता है कि ज्वाइन अस या लॉगिन, तो आप करेंगे इस तरह, वो आपको कहेगा कि साइन इन हो, आप कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे, कोई नाम पासवर्ड नहीं लिखेंगे, ये आ रहा है विद गूगल। आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, जो भी आपकी ईमेल आपके सिस्टम में लॉगिन है आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी जीमेल के साथ अलीबाबा को लिंक करके साइन इन कर देंगे। फिदा क्या नहीं सही आ रही, मुझे समझ नहीं आई। बाकियों को भी ये इशू फेस हो रहा है? अगर बाकियों को भी हो रहा है तो मैं चेक करता हूँ, अदरवाइज मे भी आपके इंटरनेट का इशू हो। बाकी भी प्लीज कंफर्म कर दें। ओके, फिदा आप अपने एंड पे चेक कर लें प्लीज। अच्छा, इस तरह लॉगिन हो गया। अब यहाँ आपने पिलोज लिखा, अच्छा ये आपने पिलोज लिखा, पिलोज के बाद आपने सर्च किया। अब देखें, जिस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग में आपको सर ने कोई क्राइटेरिया बताया था कि जी रिव्यूज देखने हैं, आपने उसका रेवेन्यू देखना है, आपने रेटिंग देखनी है, आपने ब्रांड क्राइटेरिया बताया था विनिंग प्रोडक्ट निकालने के लिए, इसी तरह जब आपने सोर्सिंग पे आना है तो इधर भी एक क्राइटेरिया जिसको फॉलो करना है। उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर कोई सप्लायर होगा तो उससे आपने सोर्सिंग करनी है, अदरवाइज सोर्सिंग नहीं करनी। मसलन मसलन ये कि ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं सप्लायर वही देता हो। ये जैसे पिलोज है, मैंने पिलोज लिखा तो ये आ रहा है। ये देखें, सबसे पहले आपने देखना है, अब 4 से 5 चीजें देखनी है। फर्स्ट क्या देखना है, वेरीफाइड हो। ये देखें, वेरीफाइड का टैग उसके पास होना चाहिए अलीबाबा पे। इस वेरीफाइड का मतलब ये है कि अलीबाबा ने उसको वेरीफाइड का टैग दिया हुआ है, वो ऑथेंटिक है। नंबर 2, ये 15 ईयर्स लिखा हुआ है। ये देखें,
मिनिमम 3 इयर्स पुराना होना चाहिए। ये 15 इयर्स पुराना सप्लायर है ऑन अलीबाबा, तो मिनिमम 3 इयर्स होने चाहिए जो अलीबाबा पर उसको अरसा हो चुका हो। नंबर 3, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये गोल्ड से, ये 3 जम्स होने चाहिए, इन्हें कहते हैं जम्स, GEMS, जम्स। मिनिमम 3 जम्स होने चाहिए उस सप्लायर के पास जिससे आपने सोर्सिंग करनी है। नंबर 4, ये आप देख रहे हैं, नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप देख रहे हैं, ये एक आपको टैग नजर आ रहा है, ये है ट्रेड इंश्योरेंस का। ठीक है, जिस सप्लायर के पास ये सिग्नल है, ये एक साइन है, तो उस सप्लायर से आपने राब्ता करना है, क्योंकि ये ट्रेड इंश्योरेंस का साइन है। इट्स मीन कि वो ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है। अब ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड इंश्योरेंस ये होती है कि जब आपने इन्वेंट्री के लिए ऑर्डर करना है या कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है, तो पेमेंट अलीबाबा रख लेता है, लेकिन ऑर्डर जो है वो सप्लायर को चला जाता है। जब सप्लायर आपका ऑर्डर कंप्लीट करेगा तो अलीबाबा उसको आपकी पेमेंट ट्रांसफर करेगा। यानी कि अलीबाबा गारंटर है, थर्ड पार्टी है, वो पैसे अपने पास रख लेता है, आपको डिलीवर चीज होती है या आप कंफर्मेशन करते हैं, देन वो पैसे आगे ट्रांसफर करता है। तो ये होती है ट्रेड इंश्योरेंस। तो ट्रेड इंश्योरेंस हो, वेरीफाइड हो, 3 इयर्स हो, 3 जम्स हो, उस सप्लायर से आपने राब्ता करना है। मिसाल के तौर पे तो एक सप्लायर और को देख लेते हैं, वेरीफाइड है, 10 इयर्स हैं, ये गुड है, 4 स्टार्स हैं, इसे आप जम्स कह लें, स्टार कह लें, एक ही बात है। अब इस पे ट्रेड इंश्योरेंस का साइन नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेड इंश्योरेंस में ही होगी। मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये आ रही है, देखें, प्रोटेक्शन विथ ट्रेड इंश्योरेंस, ये देखें, प्रोटेक्शन विद ट्रेड इंश्योरेंस। इट्स मीन कि ये ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे सप्लायर से आपने राब्ता करना है। अच्छा, ये तो अब आ गया क्राइटेरिया जिसके मुताबिक आपने किसी भी सप्लायर से राब्ता करना है। उसके बाद आ रहा है जी राब्ते का जरिया या राब्ता किस तरह से करना है, कौन से मोड पे करना है। तो ये आ रहा है कॉन्टेक्ट सप्लायर आ रहा होता है, चैट नाउ आ रहा होता है, एंड कॉल एस आ रहा होता है। कॉल एस करने की जरूरत नहीं है, चाइनीज लैंग्वेज होगी, आपको आती नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। तो चैट नाउ में क्या होता है कि आप चैट करेंगे तो वो एक रिपोर्टेड जिस तरह चलता जाता है, जैसे आप किसी भी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, जैज पे, टेलीनॉर पे, तो आपको कहता है जी ये प्रेस करें, वो प्रेस करें, देन आप उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो सेम यहाँ भी वही है। कॉन्टैक्ट सप्लायर क्या है कि आप अपनी क्यूरी जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सेंड करेंगे, और रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो है वो आपको विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो अच्छा, ये देखें, ये सारे जो सप्लायर है इसका ना आ रहा है कि ये रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ये रिस्पॉन्स टाइम जो है ये 85% होना चाहिए। ठीक है, ये 8 घंटों के अंदर अंदर रिप्लाई देता है, ये इसका आ रहा है। अब हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट सप्लायर, हमेशा कॉन्टैक्ट सप्लायर करना है। इस तरह करूंगा तो ये इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटरफेस क्या है, इसको थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। वो कह रहे हैं डिटेल रिक्वायरमेंट इधर लिखें। यहां मैंने वो रिक्वायरमेंट लिखनी है जो मैंने प्रोडक्ट तैयार करवानी है, उसकी डिटेल मैंने इधर लिखनी है। ठीक है, जो मैंने प्रोडक्ट तैयार करवानी है उसका बायोडाटा सारा इधर लिखना है, उसकी पिक्चर मैंने क्या करनी है, लगानी है साथ। ये नीचे आ रहा है एग्री टू शेयर बिजनेस कार्ड विद सप्लायर, यानी कि आप अपना बिजनेस कार्ड शेयर करना चाहते हो, इन्फो शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ये जरूरी भी नहीं है। फर्स्ट वाला आ रहा है रिकमेंडेड मैचिंग सप्लायर इफ दिस सप्लायर डज नॉट कॉन्टेक्ट मी ऑन मैसेज सेंटर विद इन 24 आवर्स। इसे कहते हैं RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। RFQ का वो कह रहा है कि आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इट्स मीन कि अगर 24 घंटों में ये आपको रिप्लाई नहीं देता तो आपकी रिक्वेस्ट सिमिलर जितने सप्लायर हैं उनको सेंड कर दिया, तो 24 घंटों में आपको डिफरेंट सप्लायर भी अप्रोच कर लेंगे। तो आपने इसको हमेशा अनचेक कर देना है। अनचेक इसलिए करना है कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत से इररेलेवेंट लोग भी आपको अप्रोच करते हैं, फिर आपका मैसेजेस वाला बॉक्स भर जाता है, जो अलीबाबा पे मैसेजेस वाला बॉक्स होता है
तो फिर आपने ज़ाहिर है जो क्राइटेरिया देखना है वहां पर हर एक का इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, तो आप उससे अवॉइड करें। इससे बेहतर है कि आप क्या करें, 3 से 4 सप्लायर ढूंढें और उनको अपनी क्यूरी सेंड कर दें। अब सवाल ये है कि यहाँ क्या सेंड करना है, हमें तो पता ही नहीं है। हमने तो सिर्फ मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट ढूंढी जिसका नाम था पिलोज, हमें तो नहीं पता कि अब पिलोज में क्या तैयार करवाना है। तो अब चलते हैं कि हमने क्या डाटा देना है, कैसे देना है। मैं अमेजोन ओपन करता हूँ फिर आपको थोड़ा सा। अच्छा ये देखें, अब मैंने यहां लिखा मिसाल के तौर पे पिल्लोज, और पिलोज लिखने के बाद ये मेरे पास डिफरेंट पिलोज आ गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपेटिटर कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हमने ऑनलाइन काम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑनलाइन जब करना है तो हमने अपनी मर्जी नहीं करनी, हमने देखना है कि क्या बिक रहा है, कैसा बिक रहा है। हमने जितना अथेंटिक कर सकते हैं वो करना है। आप अपनी मर्जी से कोई चीज तैयार करवाएं, उसकी डिमांड ही ना हो तो आपको फायदा ही नहीं है। सो दैट्स वाई आप क्या करेंगे, कंपेटिटर चूज करेंगे कि आपके कंपेटिटर कौन है, जिनको आपने compete करना है या जिस तरह की आपने प्रोडक्ट तैयार करवानी है। तो याद रखें हमेशा, कंपेटिटर होते हैं 2 तरह के। एक होता है वो अब देखें, आपने हीलियम चलाया होगा, आपको हीलियम एक्सरे चलाना आता होगा, ठीक है। हीलियम चलाते हैं आप तो उसमें एक आ रहा होता है ऊपर एवरेज सारा डाटा, नीचे आ रहा होता है सेल, रिव्यूज, रेवेन्यू, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग नीचे इंडिविजुअली हर एक का आ रहा होता है, हर सेलर का कंपटीशन, यानी कि आपके जितने कंपेटिटर हैं, एसिंग्स हैं, वो आ रहे होते हैं। आगे उनका बायोडाटा आ रहा होता है कि मंथली सेल कितना कर रहे हैं ये वो। अब उसमें एक रेवेन्यू का जो कॉलम होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। एक दफा क्लिक करेंगे वो लो हो जाएगा, मतलब कि लो टू हाई, ठीक है। आप दोबारा क्लिक करेंगे वो हो जाएगा हाई टू लो, ठीक है। हाई टू लो कि रेवेन्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा वो टॉप पे आ जाएगा। हाई टू लो करने का मतलब यह है कि रेवेन्यू हाई टू लो करेंगे तो जिसका सबसे ज्यादा वो टॉप पे आ जाएगा। अब वो आपका जो रेवेन्यू जिसका सबसे ज्यादा है और सेम आपकी प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी पिलोज ही बेच रहा है, ये नहीं है कि यू पिलो है, कोई नी पिलो है, कोई रीडिंग पिलो है, नो। स्टैंडर्ड होलो फाइबर पिलो है जो आम तकिए होते हैं वो है, और सबसे ज्यादा उसका रेवेन्यू है, टॉप पे है। वो आपका फर्स्ट कंपेटिटर है, वो पहला कंपेटिटर है। डजेंट मैटर कि उसके कितने रिव्यूज हैं, लाइक ये है, इसका रेवेन्यू मुझे पता बहुत ज्यादा है, ये आपका फर्स्ट कंपेटिटर होगा। इवन इसके 19,000 रिव्यूज है, लेकिन डजेंट मैटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसको कॉपी करना है। इसके सबसे ज्यादा रेवेन्यू है तो ये बहुत अच्छा सेल कर रहा है, इट्स मीन इसकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो आपने ए टू जी इसको कॉपी कर लेना। ये आपका फर्स्ट कंपेटिटर सेलेक्ट करने का तरीका। अच्छा, सेकंड कंपेटिटर क्या होता है कि टॉप 10 में जब हीलियम आपने चलाया तो आपने देखना होता है कि टॉप 10 में कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा कंपेटिटर है जिसके रिव्यूज कम है, यानी कि अंडर 1500 है या 1000 है, और रेवेन्यू उसका मुनासिब है, अच्छा है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 12,000 है, तो आपने देखना कि सेकंड टॉप 10 में जिसके रिव्यूज कम है और रेवेन्यू अच्छा है, वो सेकंड कंपेटिटर होता है। अब वो किस लिए रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि उस कंपेटिटर की जगह पे आपने आना है, उसको compete करना है। अब देखिए 19,000 वाले को तो आप compete नहीं कर सकते। इससे आप इतना फायदा उठा सकते हैं कि आपने इसका डाटा कॉपी कर लिया और एज इट इज उसी तरह की प्रोडक्ट तैयार करवा ली, ताकि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। इसमें जो चीजें अच्छी नहीं होंगी वो आप उनसे अवॉइड करेंगे, यानी कि अगर किसी ने नीचे रिव्यूज में कोई बैड रिव्यूज दिए तो आप उसको नोट कर लेंगे कि ताकि ये मेरी प्रोडक्ट में ये बैड चीज ना हो।
लेकिन जो सेकंड कंपेटिटर आप चूज करते हैं उसके रिव्यूज कम होते हैं, तो आप इसलिए करते हैं कि आप उसको compete कर सकेंगे, उसकी जगह पे बैठ सकेंगे, तो सेकंड कंपेटिटर आपका होता है। अब मेरा ये मिसाल के तौर पे फर्स्ट कंपेटिटर है, मैं इसे ओपन करूंगा। और मैं इसके यहां से डाटा कॉपी कर लूंगा, फिल मटेरियल, बेड पिलो कलर, पैक ऑफ 4, और नीचे आऊंगा तो एक्स्ट्रा डिटेल लिखिए कि इसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, इंटरनल मटेरियल क्या है, एक्सटर्नल मटेरियल क्या है, स्पेशल फीचर्स क्या है, वॉशेबल है, क्विल्टेड है, वाटरप्रूफ है, जो भी आइटम का वेट कितना है, ये सारा आपने अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। फिर आप आएंगे अलीबाबा पे, ये अलीबाबा था, और इधर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखेंगे, हेलो आई एम शफकत, जो भी आपका नाम है, मार्केटिंग मैनेजर XYZ, कोई भी कंपनी का नाम आपने लिख देना, डजेंट मैटर, वो कोई वेरीफाई नहीं करते। नीचे आपने लिखना है आई वांट सम डिटेल, सम कोटेशन, डिटेल आर बिलो, आइटम नेम आपने लिख दिया आगे, आइटम साइज, आइटम वेट, आइटम मटेरियल, होलो फाइबर है, कॉटन है, क्या है, जो भी, और इनर मटेरियल, आउटर कवर या आउटर मटेरियल, स्पेशल फीचर। उसके बाद आपने ये सारी डिटेल लिख दी, आपने कलर, पैक साइज क्या है, पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है, साइज क्या आपने लिख दी, क्वांटिटी क्या आपने लिख दी। अब ये देखें, ये आपने डाटा यहाँ पुट करना है, ये आप अपने कंपेटिटर का उठाएंगे उधर लिख लेंगे। अब आपने लिखा है क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको कैसे पता लगेगी, देखें, फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए, जस्ट जस्ट प्रैक्टिस के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपने 1000 क्वांटिटी लिखनी है प्रैक्टिस के लिए, आपने 1000 क्वांटिटी की सोर्सिंग करनी है कि 1000 क्वांटिटी चाहिए। बट अगर फ्यूचर में आपको कोई क्लाइंट मिलता है और आप उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं, फिर आप कितने, फिर आप 3 माह की इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे, 3 माह की हमेशा, क्योंकि 3 माह पहुंचने में लग जाते हैं यूके या यूएस आपकी प्रोडक्ट को, तो इसलिए मिनिमम 3 मंथ आपने इन्वेंट्री जो है वो मैनेज करनी है, तो 3 माह की आपने इन्वेंट्री अरेंज करनी है। अब 3 माह की किस हिसाब से करेंगे, जो आपका सेकंड कंपेटिटर होगा, जो आपका सेकंड कंपेटिटर होगा उसकी जो सेल होगी, सेल का एक कॉलम होता है हीलियम में, उसको मल्टीप्लाई 3 कर लेना है, लाइक उसकी सेल है मंथली 500, मल्टीप्लाई 3 1500 हो जाएगी, तो आप 1500 इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे। तो आपने क्वांटिटी लिख देनी है, नीचे आपने लिखना है आई वांट EXW प्राइस एंड DDP एज वेल। अब ये क्या बात हुई, आपने लिखा है कि मुझे EXW प्राइस भी चाहिए, यानी फैक्ट्री प्राइस के कितने में माल तैयार होगा, कितने में एक यूनिट, एक किलो तैयार होगा, और DDP भी चाहिए आपको कि भाई मुझे आप मेरे घर तक, मेरे वेयर हाउस तक, अमेजोन तक कितने में पहुंचा के दोगे, ठीक है। ये आपने क्यों, अब FOB आपने नहीं लिखा, FOB इसलिए नहीं लिखा कि FOB नॉट रिकमेंडेड, अगर कोई आपको FOB देता भी है तो आप ना लें। जो सेल का एक कॉलम होता है ना आपका हीलियम में, जहां रेवेन्यू होता है, एशियन लिखे होते हैं, उसके आगे सेल लिखी होती है हर एक की, फिर रेवेन्यू भी लिखा होता है, रिव्यूज भी लिखे होते हैं, ब्रांड नेम लिखे होते हैं, उसके आगे अमेजोन का लिखा होता है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, क्या है, तो वो आगे हीलियम में एक्सरे में लिखा होता है सारा कुछ। अच्छा, क्या, ठीक है। अब ये FOB इसलिए आपने प्राइस में लेने के, देखें FOB का मतलब है कि लोकल पोर्ट तक छोड़ के आएगा। अब इसमें बड़े इश्यूज आ सकते हैं, लाइक अगर एक आपका सप्लायर 3 तारीख को आपकी प्रोडक्ट FOB करता है,
पोर्ट पे छोड़ के आता है, आपने 3 तारीख को ही आगे से फ्रेट फॉरवर्डर को बुलाया हुआ है, कुछ भी इश्यू हो जाता है, वो लेट हो जाता है, तो जो आपकी प्रोडक्ट आप पोर्ट पे पड़ी है वो खुले आसमान में पड़ी हुई है, कौन जिम्मेदार है? सप्लायर तो रखेगा और चला जाएगा, अगर वो वहां वेट करेगा तो चार्ज करेगा। और इसी तरह अगर फ्रेट फॉरवर्डर पहले पहुंच जाता है, सप्लायर लेट पहुंचता है, तो वो कहेगा, एक मिनट प्लीज। अच्छा, अब वहां आपकी पोर्ट पे बाहर पड़ा हुआ है सामान, कुछ भी इशू हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस किसने करवानी है, वहां से कोई कस्टम पे कोई इशू बन जाता है, कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं। फ्रेट फॉरवर्डर कहेगा जी आपके सप्लायर का मसला है, सप्लायर कहेगा मैंने आपको डिलीवर कर दी है। तो इन इश्यूज से बचने के लिए आपने एफओबी लेनी ही नहीं है, कि फैक्ट्री प्राइस लेनी है, कि फैक्ट्री में माल पड़ा हो 10 दिन भी पड़ा हो, टेंशन कोई नहीं, उसकी फैक्ट्री में पड़ा है। अगर आप डीडीपी लेते हैं तो वो डिलीवर करने का जिम्मेदार है, टेंशन ही कोई नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ईएक्सडब्ल्यू और डीडीपी इसलिए लेंगे कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक बंदा वो आपको कहता है जी $2 में आपको मैं गिलास तैयार करके दूंगा, फिर आप कहते हैं अच्छा डीडीपी बताओ, वो कहेगा डीडीपी पर यूनिट यानी कि शिपिंग मिला के आपको $7 में दूंगा, कि शिपिंग आपको प्रोवाइड करूंगा सारे चार्जेस और आपको वहां मैं छोड़ के आऊंगा, तो आपका $7 एक यूनिट पे लग जाएंगे। तो आप सोचते हैं कि भाई डीडीपी ये मुझे महंगी दे रहा है, यानी कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ रही है, मुझे ईएक्सडब्ल्यू सस्ती पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ी है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप किसी और को भी हायर कर सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ईएक्सडब्ल्यू महंगी मिल रही होती है और डीडीपी सस्ती मिल रही होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के चार्जेस सस्ते मिल रहे होते हैं, तो आप फिर किसी और सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ले लेते हैं कि मुझे तैयार करके कोई सस्ता दे दे, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आप इससे ले लें। तो इसलिए आप ये दोनों प्राइसेस लिखते हैं। अब बात यह कि वो आपको कहेगा कि भाई डीडीपी में आपको दे देता हूं, लेकिन मुझे डीडीपी एड्रेस भी तो दो कि भाई कहाँ डिलीवर करना है, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप कहाँ के लिए ले रहे हो। तो उसका ये तरीका है कि फॉर प्रैक्टिस, वैसे आपको बता दूं, क्योंकि आपका सामान होगा 1,000 या 2,000 या 3,000 आपकी इन्वेंट्री होगी, क्योंकि चाइना से 100-50 तो कोई भी नहीं करता, बल्क में आप ऑर्डर करेंगे तो आप डायरेक्ट अमेजोन में भिजवा सकते हैं, क्योंकि अमेजोन न्यू सप्लायर से फर्स्ट टाइम 200 से ज्यादा रिसीव नहीं करता, वो कहता है 200 से ज्यादा मुझे मैं आपके नहीं रिसीव करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, यूके या यूएस जहां भी आप मार्केट में जिसमें आपने लॉन्च करनी है, काम करना है, या जिसके लिए आपने प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग किया है, तो उस मार्केट में आपको फिर वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ता है। वेयर हाउस इसलिए रेंट पे लेना पड़ता है आपको कि आप जो है वो अपना सामान यूके में उस वेयर हाउस में रखवाएंगे, वहां से आप अमेजोन शिप करते जाएंगे। आप रोज तो चाइना से नहीं भिजवा सकते, तो आपको वहां रेंट पे वेयर हाउस लेना पड़ता है। वो आपको रेफरेंस से वेयर हाउस मिल जाते हैं, वो मंथली चार्ज करते हैं, तो आपको हमारे रेफरेंस से या किसी भी रेफरेंस से मिल जाएगा, लेकिन आपने ऑथेंटिक रेफरेंस वाला बंदा यूज करना है, क्योंकि वेयर हाउस में आपने प्रोडक्ट भेजनी है, तो रिलायबल सोर्स जो है वो आपने ढूंढना है, उसे कहते हैं 3PL सर्विस, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस, तो वो आपने हायर करना है। अच्छा, अब ये एक पूरा सिस्टम होता है कि आपने 3,000 2,000 इन्वेंट्री ऑर्डर की तो वेयर हाउस में भेजना है, लेकिन अभी आपके पास वेयर हाउस नहीं है, अभी उसका एड्रेस भी नहीं है, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, अभी क्लाइंट भी नहीं है, तो आप इधर लिखेंगे amazon यूके वेयर हाउस एड्रेस, ये आ गया। आप अभी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, ये आ रहा है मिसाल के तौर पे, यहाँ आ रहा होगा ये देखें। अब जो भी कोई भी एड्रेस आप यहां से कॉपी कर लेंगे, मैं कहता हूं कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां लिख दूंगा, क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जी, कल को या आपको क्लाइंट अपना एड्रेस देगा, या आपको इसी तरह 3PL लेना पड़ेगा, वो तो एड्रेस आपके पास आ जाएगा। माई डीडीपी एड्रेस इज, ये आपने कर, ठीक है जी, ये है, ये लिखा आपने,
उसके बाद आप सेंड इंक्वायरी कर देंगे, पिलो की इमेज लगानी है लगा दें, अच्छी बात होती है, वो इमेज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ आएंगे और ये इमेज है, इसको आप डाउनलोड कर दें, उसको डिजाइन मेंशन हो जाएगा कि अच्छा इस तरह का ये बंदा चाह रहा है, तो आप अपनी क्यूरी सेंड कर दें। यहाँ से आप सेंड इंक्वायरी नाउ करेंगे, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, और आपका इधर जैसे मैसेंजर में आ रहा है ये मैसेजेस हैं, यहाँ आपको उसका रिप्लाई आएगा। अब ये तो है सोर्सिंग करने का तरीका, आपने सोर्सिंग कर ली इनके। अब वो आपको प्राइसेस कैसे देगा वो मैं आपको किसी शीट पे समझाता हूँ। अब आपने सेंड कर दी, सप्लायर ने आपको रिस्पॉन्स करना है। एक्सेल ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो प्राइसेस आपको कैसे देगा। हमने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालनी है, पर यूनिट कैसे निकालनी है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। और फिर ये बताऊंगा कि जो प्राइस हमें सप्लायर ने दी है क्या वो हमारे लिए प्रॉफिट वाली है, लॉस वाली है, हम वो कैसे चेक करेंगे, अब वो हम डिस्कस करेंगे। अगर ना समझ आए तो आप जब वीडियो देखेंगे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर भी कोई अभी भी कोई चीज समझ ना आई हुई तो एंड में हम थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, आप लिख लीजिएगा। सप्लायर आपको कहेगा यूनिट EXW प्राइस, वो लिखेगा 3 या $2 कर लो, $2 पर यूनिट। ठीक है जी। अब मैंने किया था 1000 यूनिट, तो ये हो जाएगा 1000 यूनिट का 2000 प्राइस। ठीक है जी। इधर आएगा वो कहेगा योर फ्रेट चार्जेस, या समटाइम वो डीडीपी भी लिख देते हैं, फ्रेट चार्जेस टोटल वो बताएगा आपको कि 1000 यूनिट था, वो कहेगा फ्रेट चार्जेस 1000 यूनिट है, तो वो आपको बता देगा जी 2000 आपके फ्रेट चार्जेस लगेंगे। आप 2000 उसने फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्ट चार्जेस या शिपिंग चार्जेस, जो मैंने आपको कहा था टर्म्स मैं बार बार डिफरेंट यूज करूंगा, तो ये जो फ्रेट चार्जेस उसने 2000 बताए हैं ये 1000 यूनिट के, तो पर यूनिट मतलब मुझे $2 पड़ा, मैंने 2000 पे डिवाइड कर लिया। ठीक है जी, कि 2000 मुझे वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बता रहा है, 2000 मुझे वो बता रहा है प्राइस के प्रोडक्ट तैयार होने के। फिर वो कहेगा आपको, सप्लायर पूछेगा कि आपने कोई लोगो लगवाना है, कोई कस्टम लोगो है, आप कहेंगे लोगो नहीं अभी लगवाना, लोगो होता है कि ब्रांडिंग, कि लोगो अभी नहीं लगवाना लेकिन आप चार्जेस बता दें, वो कहेगा लोगो चार्जेस पर यूनिट $0.25, तो वो आपके 1000 यूनिट के हो जाएंगे $250। ठीक है जी। अब आप पर यूनिट भी निकाल रहे हैं और टोटल इन्वेंट्री भी निकाल रहे हैं। फिर वो आपसे कहेगा कोई कस्टमाइज पैकेजिंग है आपके, नो जो आपके पास पैकेजिंग है उसी में से दिखा दें, क्योंकि भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब मैं निकालता हूं कि मुझे पर यूनिट क्या चार्जेस पड़े, 2 2 4 और $4.25 पर प्रोडक्ट। ये मेरी 4.25 जो है ये डीडीपी प्राइस है। ठीक है, और ये आ गया मेरी टोटल 4,250 मेरी 1000 यूनिट की कॉस्ट आ गई। अब बात यह है कि ये प्राइस तो मुझे मिल गई, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये प्रॉफिट वाली है या नहीं प्रॉफिट वाली। ठीक है, ये डीटीपी होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आज आप ऐड कर ले, मिसाल के तौर पे आपकी 1000 यूनिट थे 3 माह के, और आपने वहां वेयर हाउस लिया, उस वेयर हाउस के चार्जेस थे पर मंथ $50, तो आपको 3 माह $150 देना है, तो ये आपके $50, ये 150 इधर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 5400। ठीक है, 5400। तो आपकी डीडीपी थोड़ी सी बढ़ गई, 5.4 पॉइंट, सॉरी सॉरी, ये बनेगा 4400, 4400। 4250 में मैंने 150 प्लस किया तो 4400 आ गया, और इधर आ जाएगा 4.5 डीडीपी। अब ये 4.5 डीडीपी है आपकी। ठीक है,
अब मैं चेक करता हूं कि ये प्रॉफिट वाली है या नहीं। तो मैं दोबारा गूगल पे आऊंगा और इधर लिखूंगा, ध्यान से देख लें, अगर मैं यूके में सोर्सिंग कर रहा हूं यूके के लिए, तो यूके मैंने लिखना है, साथ यूएसए के लिए कर रहा हूं तो यूएसए लिखना है, आपने लिखना है एफबीए कैलकुलेटर यूके। अगर यूएस है तो यूएसए कर देना है, अब यूके है तो यूके कर देंगे। ठीक है, ये किया आपने, इस पे क्लिक करेंगे, अमेजोन यूके वाला जो लिंक है क्या करेंगे आप, कंटिन्यू एज गेस्ट। अब ये आपके सामने इंटरफेस आ गया। इस इंटरफेस में आप क्या करेंगे, इधर आएंगे, जो आपका कंपेटिटर था ये, इसका जो एसिन है, उम्मीद है आपको एसिन का पता होगा क्या होता है। ये एसिन होता है, इसको मैंने कॉपी किया, इस एसिन को मैंने यहां पुट कर दिया। क्यों, मेरा ये कंपेटिटर है, मैं इसके मुताबिक चीजें कर रहा हूं, इसके मुताबिक प्राइस भी देखूंगा अपनी। ये मटेरियल मैंने तैयार करवाया तो ऑब्वियसली मैं इसका एसिन कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। ये है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, ये आपको प्रॉफिट मार्जिन बताता है। सर्च करूंगा तो ये देखें, उसका डाटा उसने उठा दिया, ये एसिन है, ये प्राइस है, ये रिव्यूज है, ये प्राइस पे सेल कर रहा है वो 22.95। अब ये आ रही है अमेजोन फीस, मतलब रेफरल फीस। अमेजोन फीस होती है रेफरल फीस, कि अमेजोन अपना प्लेटफॉर्म जो है वो आपको जो अपना रेफरेंस है उसके चार्ज कर रहा है। कि अमेजोन कहता है जी आप मेरे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप मुझे इसकी रेफरल फीस दे, कि आप मेरा रेफरेंस यूज कर रहे हैं, मुझे इसकी परसेंटेज दे। तो 15% आपकी रेफरल फीस अमेजोन लेता है। अमेजोन हमेशा आपकी सेलिंग प्राइस जो है उसका 15% रेफरल फीस लेता है। ये होती है रेफरल फीस, कि आप उसका रेफरेंस यूज करें। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हैं जी सर मुझे ये चीज चाहिए, मैं कहूंगा अच्छा मेरे रेफरेंस से ले लें, आप लेंगे, मैं कहूंगा अच्छा यार आपने मेरा रेफरेंस यूज किया, मेरा कमीशन मुझे 10% दें। तो ये अमेजोन क्या करता है, रेफरेंस फीस लेते हैं अपनी 15% सेलिंग प्राइस का। आप लॉस में हैं, आप प्रॉफिट में हैं, अमेजोन को कोई गर्ज नहीं। आप 100 का बेच रहे हैं उस पर भी 15% लेगा, आप 10 का बेच रहे हैं उस पर भी 15% लेगा, आप 2 का बेच रहे हैं उस पर भी 15% लेगा। ये अमेजोन ने लेना ही लेना। नीचे आ रही है फुलफिलमेंट कॉस्ट। फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या होती है, कि आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, वहां से फुलफिलमेंट हो रही है, एफबीए कर रहे हैं अमेजोन, तो वो आपके वेट के अकॉर्डिंग चार्जेस लेता है। जो आपका 2 kg वेट है, 4 kg वेट है, जितना भी है, तो इस प्रोडक्ट पे इसीलिए यहां लिखा कि खर्चे जितने भी हैं वो अमेजोन से रेलिवेंट सारे ये कैलकुलेटर बता देता है कि अमेजोन ये ले रहा है, अमेजोन इतने चार्जेस इस प्रोडक्ट पे ले रहा है, तो इस पे इतने ले रहा है तो मुझसे भी इतने ही लेगा। मैं भी इसी प्राइस पे सेल करूंगा, मुझसे भी इतने ही लेगा। मैं ये प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूं तो इतना ही वेट होगा। तो ये वेट के अकॉर्डिंग 7.85 वो चार्जेस ले रहा है फुलफिलमेंट के, 4.25 ले रहा है वो रेफरल फीस, 0.41 ले रहा है वो मंथली स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, और ये इस पे ले रहा है वैट। यूके में वैट होता है यानी वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स जो होता है 20%, और यूएसए में नहीं होता, यूएसए में 20% आपका बच जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या प्राइस मिली थी, 4.5, वो मुझे मिली थी डॉलर में। मैं यहाँ इसको थोड़ा पाउंड में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यूके में कर रहा हूँ, तो मैं करूंगा डॉलर टू पाउंड। यहाँ मैं लिखूंगा, अब यूएसए में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूके में करनी पड़ेगी क्योंकि करेंसी का फर्क होता है, तो इसलिए इसमें परेशानी नहीं। सर क्या करें, यूएसए में नहीं करना। 4.5 मिली थी तो मैंने उसको कन्वर्ट किया जीबीपी में, तो 3.4 आ गया। तो ये 3.4 क्या मेरी डीडीपी प्राइस पाउंड में, डॉलर में उतनी है 3.45। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहां आपने अपनी डीडीपी प्राइस पुट करनी है कि, और नीचे आपके पास क्या आएगा, 13% प्रॉफिट। ये देखें नेट मार्जिन 13%। ये खर्चे सारे निकालने के बाद, वैट निकालने के बाद, डीडीपी निकालने के बाद आपको 13% बचेगा।
विच इज वेरी बैड। आपने प्रोडक्ट वो ढूंढनी है वो सोर्सिंग के साथ कि मिनिमम प्रॉफिट 30% हो, यानी कि आपको अगर ये 0.5 में मिलता तो 26% प्रॉफिट होना था, 0.3 में मिलता, 0.1 में मिलता, सॉरी 0.1 में मिलता तो 28%, इस तरह। तो ये है प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का तरीका। मिसाल के तौर पे प्राइस होती 30 और यहाँ होता $1, 34% बनना था, 1.3 होता, 33% होना था। यहाँ आप टारगेटेड भी अपनी देख सकते हैं, 1.7 होता तो 32%, ये तरीका होता है। तो इस तरह आपने भी प्रॉफिटेबल अपना सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऐसे चेक करना है, जो प्राइस मिलेगी इधर पुट करनी है। 30% से कम प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट रिजेक्ट है, ठीक है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज करने के सिनेरियोज वो आगे चल के बहुत होते हैं कि किस चीज पे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो सीनियरिटी बेसिस पे आती है, डिफरेंट। अभी आपने नहीं करना क्योंकि अभी आप बिगिनर है। ये है प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का तरीका। तो 3 सप्लायर से आपने राब्ता करना है, वो 3 आपको जो प्राइस देंगे आपने चेक करना है। इन केस सप्लायर कहता है जी मैं आपको डीडीपी नहीं दे सकता, मैं आपको EXW दूंगा, कि भाई मेरे पास ना ट्रांसपोर्ट की सर्विस ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता, फिर आप क्या करेंगे? कोई परेशानी की बात नहीं है, उसको कहेंगे आप कि भाई ठीक है, आपने 1000 हमारे यूनिट तैयार करना था, वो बता दो कितने बॉक्सेस बनेंगे, उन बॉक्सेस का वेट क्या बनेगा, उनका जो डायमेंशन है वो बता दो। फिर आप इधर लिखेंगे फ्रेट फॉरवर्डर, ये देखें नीचे आ जाएगा, चाइना टू USA। अगर यूके है तो यूके लिखना, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके पास फ्रेट फॉरवर्डर आ जाए। हमेशा अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं होना, व्हाट्सएप पे नहीं जाना, वरना अलीबाबा जिम्मेदार नहीं होता। अब ये भी उसी तरह आपने क्राइटेरिया चेक करना है, वेरीफाइड हो, ट्रेड इंश्योरेंस हो, और 3 इयर्स पुराना हो, 3 जेम्स हो। फिर आप इससे रब्ता करेंगे और इसको अपने सप्लायर का एड्रेस एंड सप्लायर जो आपको 1000 यूनिट की डिटेल देगा वो इसको देनी है, और उसको कहना कि भाई मेरा ये वेट है, ये डायमेंशन है, ये यूनिट है, ये मेरा वेरा उसका एड्रेस है, यहाँ से आपने उठानी है, इधर पहुंचानी है, क्या लोगे? तो आपको जो चार्जेस बताएगा आपने उसी तरह कैलकुलेशन कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। ये है आपका सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक का तरीका। थोड़ा सा अब मैंने आपको अगला बताना है कि मिसाल के तौर पे आपने सोर्सिंग कर लिया, आपको एक सप्लायर मिल गया, आपने क्राइटेरिया देखा, ओके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसलिए इतना डिटेल में समझाया, मैं भी आपको लगे कि बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जाहिर है सोर्सिंग बैकबोन है, हजारों डॉलर क्लाइंट के इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी सोर्सिंग पे। तो जो रिस्क फैक्टर है, जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो वो आपको बताना फर्ज है, इसलिए डिटेल डिस्कशन होती है, इस पे डिटेल चीजें बताई जाती हैं, लेंथी इसको किया जाता है ताकि आपको समझ आए। अच्छा, अब आपने क्राइटेरिया देखा, सप्लायर देखा, उसको अपनी कोटेशन भेजी, उसने आपको रेट दिया, आपने FBA कैलकुलेटर में चेक किया, आपने देखा प्रॉफिट 30% है, देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा, ओके, आप उसको कहेंगे जी ठीक है मुझे आपकी प्राइस पसंद आई है, ओके, आप मुझे सैंपल भिजवाएं, मैं देखूं तो सही आप दे क्या रहे हैं, आपकी क्वालिटी क्या है। तो आप सप्लायर से सैंपल मंगवाएंगे और उसके चार्जेस आपका क्लाइंट पे करेगा, ठीक है। अभी आपको सब सोर्सिंग का पूरा वे बता रहा हूं। आप उसको कहेंगे सैंपल के चार्जेस बताओ और सैंपल भिजवाओ। सैंपल आपने अपने पास मंगवाना है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, जहां के भी आप रिहायशी हैं आपने उधर अपने पास मंगवाना है। और जो आपके ये कंपेटिटर है, ये इसका भी सैंपल आपने अपने पास मंगवाना है, इसका भी पे आपका क्लाइंट पे करेगा, या आप किसी दोस्त को कह सकते हैं परचेज करके भिजवा दे, या आप डायरेक्ट पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं। 3 लोगों को आपने अप्रोच करना है, 3 लोगों को। अच्छा, अब आपने सैंपल मंगवाया, मे भी 3 में से 2 की प्राइस ही ना आपसे मैच कर रही हो तो मंगवा लें सैंपल। अच्छा, सप्लायर से आपने सैंपल मंगवाया, पाकिस्तान कंपेटिटर से भी मंगवाया पाकिस्तान,
फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे कि भाई मेरे कंपेटिटर की क्या चीजें अच्छी हैं और मेरे सप्लायर ने जो भेजा है उसमें क्या खामियां हैं, ठीक है। ये आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप उसी सप्लायर को लिखेंगे कि जनाब आपका मैंने लिया है, एनालिसिस किया है, आपके सैंपल का स्टिचिंग ठीक नहीं है, फिलिंग ठीक नहीं है, जो भी इश्यूज है वो आपने उसको अली बाबा में ही चैट में लिख के भेजने हैं। बल्कि इसको एक फॉर्मेट में उतार लेना है, जो ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट होता है ना, वर्ड का डॉक्यूमेंट, उसमें सारा लिख लेना है। उस कंपनी का एड्रेस लिख लेना है, बंदे से जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, और ये कि भाई इतने में डीडीपी है, इतने में ये एक्सडब्ल्यू है, टोटल इन्वेंट्री इतने की है, जैसे एक वो स्टाम्प लिखते हैं वो आपने लिख लेना है। और 30% पेमेंट एडवांस होती है, 70% बाद में होती है। तो 30% कितनी बनती है वो लिख लेनी है, 70% जब इन्वेंट्री रेडी हो जाती है वो आपने लिखना है। तो एक बना के उसे भेज देना कि जी ये भाई साइन करके मुझे एग्रीमेंट करो और मुझे भेजो। तो सैंपल में जो मसले होंगे वो आपने उसको बताने हैं। फिर इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, 30% पेमेंट करनी है। अब इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी, सवाल यह कि वो इन्वेंट्री में कख तैयार कर दे, लख तैयार कर दे, क्या तैयार करे, बाद में वो 2 नंबरी लगाए, हम कैसे चेक करेंगे? ऑनलाइन सिस्टम है जी। ऑनलाइन में एहतियाती तदाबीर, बार बार कह रहा हूँ, इख्तियार करनी है। जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, फिर आप एक इंस्पेक्शन टीम बुक करते हैं, वो आपको अली बाबा से ही मिल जाती है। वो इंस्पेक्शन टीम क्या करती है, आपने उसको कहा कि जी यकम को मेरी इन्वेंट्री रेडी हो रही है, आपने जाके इंस्पेक्शन करनी है, वो आपसे प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं। अच्छा, आप वहां से एक वो लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं, पेमेंट उसको देते हैं, जो भी 150 200 300 चार्जेस होते हैं डॉलर, उसके वो क्लाइंट पे करेगा। वन टाइम चार्जेस होते हैं, कोई इशू नहीं है, जहां वो हजारों लगा रहा है वो लगाएगा। तो आप क्या करेंगे, इंस्पेक्शन टीम को भेजेंगे, इंस्पेक्शन टीम जाके उसका डिटेल चेक करेगी, बॉक्सेस ओपन करेगी कि आपने जो तैयार करवाई थी वो, या तस्वीरें बनाएगी, उसकी पेमाइश करेगी, वेट चेक करेगी, उसकी स्टिचिंग चेक करेगी, बॉक्सेस को फेंक के देखेगी फटते तो नहीं है, टूटते तो नहीं है, सारी चीजें वो आपको डिटेल रिपोर्ट देंगे। अगर तो ओके है रिपोर्ट, तो आप नेक्स्ट 70% पेमेंट करें, अदरवाइज उसको कहें कि ये जो इश्यूज हैं ये ठीक करो या रिप्लेस करो, देन आप उसको पेमेंट करेंगे। तो ये होता है आपकी सोर्सिंग का कंप्लीट तरीका। उसके बाद आपकी वेयर हाउस प्रोडक्ट जाती है, उसके बाद आप आगे जो है वो आगे जो आप प्रोसीड करते हैं वेयर हाउस से, वो आपके नेक्स्ट जो सेशन है उनमें आपको डिटेल से बताया जाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी भी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी। अ, मुझे आवाज नहीं, नवीद अफरीदी, नवीद अस्सलाम अफरीदी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन है कि सिंपल जो हमने ऑर्डर करवाना है वो मतलब अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर से पहले कराना है या बाद में? डेफिनेटली मेरे भाई, जब आपने सप्लायर से चीजें फाइनल कर ली तो इन्वेंट्री ऑर्डर करने से पहले करना है, ताकि सैंपल आपके पास आएगा, आप उसे चेक करेंगे, अगर कोई मसला है तो सप्लायर को बताएंगे, वो ठीक करेगा, देन आप इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है सैंपल ऑर्डर करने का। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिंपल हमने किस जगह से ऑर्डर करना है, मतलब कोरियर से या बाय एयर या कौन सी सर्विस? अली बाबा से ही आप बस सप्लायर को कहेंगे कि जी सैंपल भिजवाओ, आगे वो खुद ही अली बाबा पे लिंक जनरेट करता है पेमेंट का, वो आप क्लाइंट को सेंड कर दो, पेमेंट करेगा, अली बाबा पे उसका रिकॉर्ड होता है और वो अली बाबा के थ्रू ही आता है आप तक। ठीक है, ठीक है सर। जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। सर सिर्फ जी जी बिल्कुल, देखें आप, हमजा जब आप इस फील्ड में हैं तो सोर्सिंग का भी क्लाइंट अलग होता है, सोर्सिंग की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, हंटिंग की भी दे सकते हैं,
आगे जितने जितने आपके टॉपिक्स हैं वो सब की अलग अलग सर्विसेज हैं। Amazon से भी आप देखें, यहाँ आ रहा होता है ये ऐड टू बास्केट, बाय नाउ करेंगे तो अपना पाकिस्तान का एड्रेस नहीं बाय करना। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन किसी भी तरह का है तो कर ले जी। अगर क्लाइंट जस्ट सोर्सिंग का कहता है कि भाई सोर्सिंग कर दो इस प्रोडक्ट की, तो वो फिर उसकी डिटेल वो खुद देगा। नहीं 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 नहीं, क्लाइंट का तो ईमेल ऐड ही नहीं हो सकता, आपने अपना ही करना है हमेशा। रियल अकाउंट्स, आपको जितने भी टॉपिक्स होंगे आपके इब्राहिम, वो आपको रियल अकाउंट्स पे ही यानी करवाए जाएंगे। आपका मिसाल के तौर पे, मेरी तो आदत है लाइव, जैसे मैंने आज आपको अली बाबा लाइव सारा वो किया, तो इसी तरह आपको कोशिश होगी कि लाइव अकाउंट्स पे ही आपको चीजें करके दिखाऊं। कोई लिस्टिंग है या इस तरह की, उसके बाद आपकी हैंड्स ऑन होगी इस थ्योरी के बाद, उसमें आप लाइव अकाउंट्स पे काम करेंगे। और होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको अगर मिल जाता है कोई क्लाइंट, तो उसके रियल अकाउंट्स पे आप काम करेंगे। करिश्मा, एक बार सेकंड, ठीक है। ये मैंने एक प्रोडक्ट लिखी। अब मैं कहता हूँ कि ये देखिए 20,000 वाला, एक तो मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ये एक मेरा कंपेटिटर है और इसके इतने रिव्यूज हैं, रेवेन्यू इसका सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ ये 71,000 वाला है, ये मेरा कंपेटिटर या होगा, इसके बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं। फर्स्ट, अब सेकंड कंपेटिटर, ये देखें, मैं नीचे आ जाता हूँ, 962, 208, 258, उसके बाद नीचे आता हूँ 75, 3000, अब ये 3000 वालों को मैं नहीं compete कर सकता। मैं देखता हूँ कि यहाँ ये 900 वाला, 962, ये 962 वाला जो कंपेटिटर है मेरा हीलियम में, मैं देखूंगा यहाँ तो आपको जैसे समझा रहा हूँ 962 रिव्यूज हैं, आप कहते हैं कि ये तो 1000 से नीचे है, मैं इसको compete कर, फिर आप इसका रेवेन्यू देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसका रेवेन्यू 15,000, फिर आपका ये कंपेटिटर है, क्या आप इसको compete कर सकते हैं? जी कोई और क्वेश्चन? जी कोई और क्वेश्चन है तो कर लें। नहीं है जी? जी एग्जैक्ट इसी का देखेंगे। जी ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आप मुझे ये बस बता दें चैट में बेशक कि आउट ऑफ कंट्री का कोई बंदा है, आप जो हैं यहाँ के लोग इनमें, नवीद आप हैं, कहाँ से हैं आप? कतर, ओके। और लाहौर के कितने हैं, कोई है लाहौर का? लाहौर, ओके ठीक है। अच्छा, कल आपका फिदा, ओके, कल आपका है आईडी क्रिएशन का सेशन। तो आप यूं कीजिएगा, फिदा आप या जो दूसरे क्या थे नवीद साहब,
आप अपनी एक कोई ईमेल बना लीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और कल हम आईडी क्रिएट लाइव करेंगे, वो जो होती है डमी। तो 1 मिनट प्लीज, मैं यहाँ से Ricorda che poi me ne esce nato. अच्छा सॉरी, तो मैं कह रहा था कि आपने ईमेल एक बना लेनी है, और आपका फोन नंबर, क्योंकि बाहर का अगर आप में से कोई होगा तो हम इजीली लाइव क्रिएट करने की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज आईडी क्रिएट करना थोड़ा सा आजकल सख्ती है, मुश्किल होता है, तो फिर मुझे इधर उधर से डिटेल पकड़नी पड़ेंगी, मुश्किल होता है समझाना। तो अगर आप चीजें प्रोवाइड कर देंगे तो मैं आपका एक आईडी क्रिएट करके आपको कल दिखा दूंगा, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। वो अली बाबा से, अली बाबा पे जहाँ आपका ऑर्डर होता है उधर नीचे ही आ रहा होता है कि बुक योर इंस्पेक्शन, तो आप बुक कर लेते हैं वहां से। ठीक है जी। जी इब्राहिम, परेशानी हो ना, अभी आज के लेक्चर काफी हैं, मतलब होते हैं अपलोड करने वाले। लेकिन यह कि जो भी आपके सैटरडे और संडे को लेक्चर हुआ करेंगे, मंडे तक लाजमी तौर पे वो वीडियो अपलोड हो जाती है। तो सैटरडे और संडे क्योंकि ट्रेनर्स के सेशन चल रहे होते हैं और जूम भी यूज हो रहा होता है, तो उस दौरान सम टाइम पॉसिबल नहीं होता कि लेक्चर अपलोड हो। और वैसे भी ड्यूरिंग सेशन जाहिर है डिफरेंट मसरूफियात होती हैं, तो सैटरडे संडे आपने इसमें जो है ना वो फेडअप नहीं होना कि लेक्चर नहीं अपलोड हुआ। वैसे हो जाता है 90% बल्कि 100% हो जाता है, लेकिन कभी कभार रह भी जाए तो वो मंडे तक आपको लेक्चर मिल जाया करेंगे। इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्पेक्शन के बगैर कभी आपने इन्वेंट्री नहीं मूव करनी। जी समझ आया या पहले वाला भी गुम हो गया सारा? चले ठीक है जी। उम्मीद तो है आपको समझ आई होगी, अगर ना समझ आए वीडियो देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अदरवाइज आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, चीजें डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज हो जो ग्रुप में से आप चीज को ना सेटिस्फाई हो रहे हो या आंसर ना मिल रहा हो तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह कल आपसे। हाँ